चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज मैं एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन दे रहा हूं आप लोगों की। मैंने बताया था एक जब पर्टिकुलर नंबर पर रिक्वेस्ट आ जाती है तो मैं आपको जरूर देता हूं। एल्बर्ट आइंस्टीन, इनके बारे में मेरे पास अभी तक जो आई थी रिक्वेस्ट वो 3700 के लगभग हो गई थी और इस पर मैं टाइम निकालने का प्रयास कर रहा था। आज मेरे पास वो एक सुअवसर है जब मैं आपको इसका विवेचन देने वाला हूं। मेरे पास कई आप लोगों की रिक्वेस्ट पड़े हुए हैं। मैं टाइम एंड अगेन कोशिश करूंगा बारी बारी जैसे भी टाइम मिलता है मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दूं उनके बारे में, जितने भी दुनिया के महान लोग हुए हैं। तो ये एल्बर्ट आइंस्टीन है, इनके बारे में अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विवेचन देने जा रहा हूं। ये विवेचन देखने के बाद फिर आपके मन की जो संशय है और डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे हमेशा के लिए, और आप ये भी देख पाएंगे कि प्लैनेट्स जो है वो कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। थोड़े ही अगर अंतर से मौजूद हो तो कितना असर कर सकते हैं और उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है हमारे ओवरऑल लाइफ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन, इनका जन्म आपको पता है 14 मार्च 1879 को जर्मनी में हुआ था। और अगर एग्जैक्ट हम आपको जगह का नाम बताएं, मार्च 14 1879 इनके डिटेल्स उल्म जर्मनी। और ये जो है इनका जो लॉन्जिट्यूड बन रहा है वो 10 ईस्ट बन रहा है और लेटीट्यूड 4823 बन रहा है। और इसी बीच में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइंटिफिक दुनिया को योगदान दिया था, कंट्रीब्यूशन दिया था। इन्होंने एक आपको पता है एक थ्योरी दी थी, एक सिद्धांत दिया था, एक फॉर्मूला दिया था और वो था mc²। E इक्वल्स mc²। E एनर्जी, इसका मतलब यह हो गया कि इन्होंने ये ऐसा फॉर्मूला दिया था 1905 में जो एक अद्भुत था, उस समय तक यूनिक हम कह सकते हैं। तो यहां पर था एनर्जी इक्वल्स मास टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर्ड। तो इसका मतलब है ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला था जो आपके फिजिक्स या कहते हो कि उस समय के जो भौतिकी है उसमें ये अभूतपूर्व सिद्धांत इन्होंने दिया था, E इक्वल्स mc²। अब जब ये इन्होंने फॉर्मूला दिया था तो इनको और भी इन्होंने कई कंट्रीब्यूशंस किए थे और उसके लिए 1921 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। बहुत ही जो प्रेस्टिजियस होता है, दुनिया का नंबर 1 प्राइज माना जाता है भौतिकी के लिए, इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये इनके बारे में जानकारी थी। अब हम इनका एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन करते हैं। ध्यान से सुनिए, मजा आएगा, आनंद आएगा आपको। लेकिन अगर आप इसको बीच में शिफ्ट करेंगे और फिर कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो फिर दोबारा से क्रॉस क्वेश्चन मत करिए। एक एक आपको गंभीरता से बताऊंगा। वीडियो लंबा होगा क्योंकि मैं बता चुका हूं अगर एक्सप्लेनेशन प्रॉपर दोगे तो टाइम लगेगा, अगर शॉर्ट में तो अभी मैं इसको 2 मिनट में समाप्त कर दूं उसका कोई मतलब नहीं है। तो आपका जो रिक्वायरमेंट है, आपने जो हमसे रिक्वेस्ट की वो पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनका आपके सामने विवेचन कर सकूं और आपकी रिक्वेस्ट को पूरी तरह से जस्टिफाई कर सकूं, एड्रेस कर सकूं। चलिए शुरू करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये लग्न चार्ट है, ये D9 है और ये मून चार्ट है। तो अगर लग्न चार्ट को देखें तो ये हम देख रहे हैं जेमिनी। इसका मतलब है डुअल साइन है, जिसको हम मिथुन कहते हैं। बुध का लग्न है यहां पर और लग्नेश जो है वो बना बुध, वो 10th हाउस में शिफ्ट हो गया है। ध्यान से देखिए, 10th हाउस में शिफ्ट हो गया पाइसेस में, जिसको हम क्या कहते हैं, मीन। अब यहां शिफ्ट तो हो गया, लेकिन विशेष बात यह है यहां पर ये नीच का हो जाता है। इसकी डिग्री क्या है, डिग्रीज हमने यहां पे लिखी हुई 1058 उत्तराभाद्रपद में। अब उत्तराभाद्रपद क्या होता है, उत्तराभाद्रपद जो नक्षत्र है वो शनि का होता है। तो देखते जाइए एक एक पॉइंट कि उत्तराभाद्रपद में इसका मतलब शनि के नक्षत्र में यहां मौजूद हो गया। नीच का डेबिलिटेटेड होने के बावजूद भी यहां पर दूसरा प्लैनेट देखिए ध्यान से, वीनस भी है जो कि उच्च में है।
एग्जॉल्टेड है तो ये नीच भंग बन गया, मरकुरी का नीच भंग राजयोग हो गया यहां पर। तो ध्यान से देखो, जब नीच भंग योग बना तो यहां आप देख सकते हो कि जो हमारा वीनस है वो 24-48 डिग्री पे है, ये 28 डिग्री तक जो है उच्च का होता है, बहुत महत्वपूर्ण यहां पर अपने रिजल्ट्स देता है। 24-48 इसका मतलब बहुत नियर बाई है, बहुत स्ट्रॉन्ग है वीनस, इसका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो मरकरी यहां पर नीच में गया था उसका नीच भंग योग हो गया। दूसरा, ये शनि के किसमें आ गया, एस्टेरिज्म में आ गया, जिसको आप नक्षत्र कहते हो, और शनि और मरकरी के आपस में बहुत अच्छे रिलेशन है, फ्रेंडली रिलेशन है। चलिए देखिए, मेन इस पे जो एम्फेसिस हमारा रहेगा वो खासकर इन 3 हाउसेस पे रहेगा। अब देखिए इन 3 हाउसेस ने पूरा का पूरा लाइफ चेंज कर दिया। ज्यादातर आप देख रहे हैं प्लैनेट्स भी यहीं पर मौजूद हैं, तो ज्यादातर यहीं पे रहेगा कि क्या है, ध्यान से देखो, बाकी तो केवल 2 प्लैनेट्स बाहर हैं। आगे देखते हैं, अब यहां पर जो है लग्नेश आ गया। लग्नेश देखिए ध्यान से, पहले और चौथे भाव का स्वामी होके 10th हाउस जो सबसे इंपॉर्टेंट एंगुलर हाउस होता है उसमें प्लेस्ड हो गया, और वीनस के साथ, वीनस एग्जॉल्टेड होने के कारण क्या हो गया, उसका नीच भंग हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि वीनस की क्या परिस्थिति है। वीनस जो है देखो 5th हाउस का लॉर्ड है, और 5th हाउस के साथ साथ 12th हाउस का लॉर्ड है। तो जब 5th हाउस, इसका मतलब एक ट्राइन, जिसको हम कहते हैं ट्राइन, त्रिभुज, ये त्रिभुज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो ट्राइन का ये लॉर्ड होके 10th हाउस में अपने उच्च में पहुंच गया। ये एक और बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थिति हो गई, केंद्र त्रिकोण का संबंध बन गया। केंद्र त्रिकोण का संबंध, ये एक अलग ही राजयोग होता है जिसे केंद्र त्रिकोण संबंध कहते हैं, और वो योग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड है और 10th में है, तो 5th वैसे ही आपको पता है इंटेलेक्ट का होता है, हायर एजुकेशन का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 5th हाउस आपके प्रीबर्थ एट्रीब्यूट्स का भी होता है, और उसका लॉर्ड होके केंद्र में उच्च का होके बैठ गया, वेरी सिग्निफिकेंट। चलिए अगला देखते हैं सैटर्न को। सैटर्न की क्या परिस्थिति, 4 जो प्लैनेट हैं चारों का पहले देख लेते हैं। सैटर्न यहां आप देख रहे हैं 8th और 9th हाउस का लॉर्ड है। सैटर्न इस हाउस का सिग्निफिकेटर भी होता है 8th हाउस का, इन दोनों का लॉर्ड होके 10th में आके विराजमान हो गया। अब सैटर्न यहां पर फिर एक बार अगर हम देखें तो सैटर्न की जो परिस्थिति है वो 12 डिग्री पर है उत्तराभाद्र नक्षत्र में, उत्तराभाद्र पद में। इसका अर्थ क्या हो गया कि एक बार ये अपने ही पर्टिकुलर एस्टेरिज्म में है, उत्तराभाद्र पद में, उसी में ये हमारा मरकुरी भी है, दोनों ही जो फ्रेंडली है वो एक ही नक्षत्र में है, उत्तराभाद्र पद में। और जो वीनस है वो रेवती नक्षत्र में है। अब रेवती किसका होता है, बुध का होता है। देखिए आपस में इनका किस तरह से समायोजन बना और इसलिए कितना स्ट्रॉन्ग हो गए, ध्यान से देखते जाइए। वीनस रेवती नक्षत्र में, जो कि लास्ट नक्षत्र 27 नंबर का होता है, उसका बुध होता है, उसका जो लॉर्ड होता है बुध होता है, आप देख सकते हो, और वो 24-28 डिग्री पे, इसका मतलब उच्च में पूरे अपने जो इफेक्ट्स हैं उनको देने के लिए तैयार है। फिर सैटर्न और मरकरी दोनों उत्तराभाद्र नक्षत्र में, काय के नक्षत्र है, सैटर्न के नक्षत्र हैं। अब सैटर्न खुद ही यहां पर अपने नक्षत्र में है और साथ ही साथ मरकरी, दोनों ही आपस में फ्रेंडली है, मरकरी भी उसी के नक्षत्र में है, तो और ज्यादा प्रभावी हो गया। फिर हम देख पा रहे हैं सन यहां पूर्वाभाद्र नक्षत्र में है 120 डिग्री पे। अब पूर्वाभाद्र नक्षत्र का मतलब हुआ ये नक्षत्र होता है जुपिटर का, तो ये जुपिटर के नक्षत्र में सन यहां पर मौजूद है 120 डिग्री पर। चलिए आगे देखते हैं, यहां पर जुपिटर 9th हाउस में है, 12th हाउस का लॉर्ड है, और ये 9th में शिफ्ट हो गया भाग्य भाव में। इसका मतलब है आपस में ध्यान से देखें कि यहां शनि चला गया है जुपिटर के साइन में और जुपिटर आ गया शनि के साइन में। क्या हो गया, आपस में एक संबंध बन गया, इसको हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में एक्सचेंज संबंध। इसका मतलब विनिमय संबंध आपस में। कौन कौन सा संबंध हो गया, इसे धर्म कहते हैं, इसे कर्म कहते हैं। तो कौन सा योग बना, धर्म कर्माधिपति योग। धर्म कर्माधिपति योग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 9th और 10th हाउस जब आपस में एसोसिएट हो जाते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक योग बना देते हैं। साथ ही साथ जुपिटर यहां धनिष्ठा नक्षत्र में है, धनिष्ठा होता है मंगल का नक्षत्र, तो यहां आप देख सकते हैं कि अपने जिसको कहते हो फ्रेंडली नक्षत्र में मौजूद है और भाग्य भाव में मौजूद है। 10th हाउस का लॉर्ड होके भाग्य भाव में बैठा है, और भाग्य भाव का जो स्वामी है वो 10th हाउस में कर्म भाव में बैठा है।
कितना महत्वपूर्ण चेंज हुआ। तो यहां तक आपने देखा कितना सिग्निफिकेंट आपस में संबंध है। हमने आपको नक्षत्रों का भी संबंध बता दिया और इन हाउसेस का भी संबंध बता दिया। अब जरा ध्यान से देखो, यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग बन रहा है। कौन सा योग बन रहा है? सबसे पहले लग्नेश को देखिए, मरकरी, फिर आप पंचमेश को देखिए, वीनस, फिर आप नवमेश को देखिए, भाग्येश जिसको कहते हो, जुपिटर यहां पर आ गया, और जो भाग्येश बना वो सैटर्न बना, वो भी देखो यहां पर मौजूद। तो क्या हुआ? ये तीनों ही ट्राइन कहां है? कर्म भाव में, 10वें भाव में, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एंगुलर हाउस होता है। जितने भी ये हाउसेस हैं हमारे एंगुलर, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट 10th हाउस होता है। उसमें लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश तीनों विराजमान हैं। देखते जाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण विवेचन है। आगे देखिए, यहां पर सूर्य भी मौजूद है। अब सूर्य जो है वो कहां का? 3rd हाउस का लॉर्ड है। 3rd हाउस का होता है, तो 3rd हाउस जो होता है वो, इसको हम उपचय हाउस कहते हैं, प्रोग्रेसिव हाउस कहते हैं। और ये जो हाउस होता है वो हमें करेज भी देता है। तो ये हाउस जितना भी हमारे जो, जिनको कहते हो आप दुनिया में जो टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, इस तरह की जो भी है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी, वो भी 3rd हाउस इसी से रिलेटेड होता है। क्या हुआ? उसका लॉर्ड भी तृतीयेश या पराक्रमेश, वो भी 10th हाउस में है। तो अब ध्यान से देखिए कि लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, तृतीयेश सबके सब 10वें भाव में आके विराजमान हो गए। इसको एक और महत्वपूर्ण योग कहा जाता है, इसको कहते हैं हम चतुस्सागर योग। बहुत ही महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट होता है चतुस्सागर योग। देख सकते हो, ये और ये सभी आके यहां विराजमान हो गए। और विशेष बात, अपने ही खासकर जिनको आप एस्टेरिज्म कहते हो उनमें है। देख सकते हो आप, रेवती बुध का है, उत्तराभाद्र पर शनि का है, पूर्वाभाद्र पर जुपिटर का है, और जुपिटर भी यहां पर मौजूद है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमने देखा चतुस्सागर योग बन गया, साथ ही साथ यहां पे हम देखते हैं वीनस भी मौजूद है अपनी उच्च साइन। तो कौन सा योग बन गया? मालव्य योग, जो मैंने पंच महापुरुष योग आपको वर्णन दे चुके हैं पीछे। पंच महापुरुष योग भी ये बना रहा है वीनस। हमने आपको चाइना की कुंडली बताई थी, उसमें भी स्थिति बन रही थी, वीनस 10th हाउस में आ रहा था। तो मैंने बताया था 43 के बाद इसकी स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। आप यहां से देखिए, वीनस 10th हाउस में उच्च का, इसका मतलब क्या हो गया? मालव्य योग बना रहा है। आगे देखो और कौन सा योग बन रहा है? मरकरी और सन एक साथ है। कौन सा योग बनाया? बुधादित्य योग बना दिया। ये देखिए, बुधादित्य योग भी यहां पर इसने बना दिया। अब ये आपस में ये चेंज हो रहे हैं, बताई दिया मैंने आपको। कर्माधिपति है आपस में, धर्म कर्माधिपति, ये योग बना दिया आपस में। ये भी एक महत्वपूर्ण योग बन गया। अब इसमें हम देखते हैं ध्यान से, हमारा 8th हाउस, 8th हाउस में राहु और मार्स है, अंगारक योग का निर्माण करता है। मार्स यहां पर देख लीजिए उच्च का है। कहां पे दे रहा है ये? अपनी जरा एस्पेक्ट देखिए, 1 2 3 4 अपने साइन में 11वें भाव पे, जो कि मेटेरियलाइजेशन ऑफ विशेष होता है, जो कि हमारे गेन्स होता है। इसका मतलब है लाभ, मेटेरियलाइजेशन ऑफ विशेष, हमारी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति। और 8th हाउस होता का एक है सीक्रेटिव चीजों का। जितने भी रिसर्च होते हैं टिपिकल चीजों में, जितने ये आप साइंटिस्ट देखे होंगे, जितने ऐसे इन्वेस्टर्स देखे होंगे, वो ज्यादातर 8th हाउस देखेंगे उसमें। और जितने भी संत महंत या धार्मिक बहुत ऐसे लोग बने होंगे जाके आगे, उनका यहीं से अभ्युदय होता है। तो इसका अभ्युदय मार्स देख रहे हैं, चौथी दृष्टि ये हो गई। यहां साथ ही साथ 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि पराक्रम भाव पे भी है इसकी, मार्स की। राहु 7 में है, राहु 7 में है 8th हाउस में, मृत्यु का कारक भी होता है। अभी आगे बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में। चलिए अब आगे देखते हैं कि यहां पे राहु श्रवण नक्षत्र में है, मून ज्येष्ठा में। ये आगे के लिए नोट कर लीजिए, अभी आगे कुछ घटना घटित होगी तब मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अब जरा हम इनको देखते हैं आगे D9 में। D9 में अगर हम देखें तो D9 में एक विशेष बात आप देख पा रहे होंगे कि जो वीनस यहां पर सैटर्न के साथ है, दोनों फ्रेंडली हैं। आपको पता है हमारे एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न का सबसे बड़ा मित्र कोई है तो वो वीनस होता है, मरकरी होता है ना। तो वीनस जो कि बहुत पावरफुल है, वो गुरु है डेमंस का। इसलिए क्या है कि जब कभी सैटर्न और वीनस आते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरह के, विशेष तरह के रिजल्ट्स देते हैं। डिपेंड करता है कि वो किस तरह से, कौन से साइन में, कौन से एस्टेरिज्म में मौजूद है, किस डिग्री पर मौजूद है। तो यहां हम क्या देख पा रहे हैं? वीनस और सैटर्न का आपस में एसोसिएशन है।
अब यहां पर हम देख रहे हैं कि वीनस फिर एक बार D9 में सैटर्न के साइन में मौजूद हो गया है। अगला देखिए, यहां हम एक और चीज महत्वपूर्ण देख पा रहे हैं कि सैटर्न जो यहां पर है वो यहां पर उच्च का अपना नवांश ले रहा है। देखिए लिब्रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बार और वो भी कहां, 8th हाउस में। अभी बताया था सीक्रेटिव किसके साथ है, मरकरी अपने फ्रेंड के साथ। किसके साथ है, केतु। इसका मतलब है जो कि इसका डिसाइपल माना जाता है, 1 2 3। इसका मतलब यह है मार्स का डिसाइपल कहते हैं केतु को। बट चूंकि मरकरी और सैटर्न 8th हाउस में है तो जो सीक्रेटिव केतु, सीक्रेटिवनेस का प्रतीक होता है, वो यहां सीक्रेटिव चीजें मीन सीक्रेटिव स्टडीज, रिसर्च, नए नए जिसको प्रिंसिपल्स कहते हो, नए फॉर्मूला कहते हो, उसको यहां सैटर्न ने जो कि अपने उच्च में है उसने और ज्यादा एग्रीवेट किया और ज्यादा क्रिएट किया। तो देख सकते हो कि सैटर्न यहां अपने में उच्च का आ गया, यहां पे जो 10th में था वो यहां अपने उच्च में है तुला में। चलिए आगे देखते हैं। जुपिटर भी इसी तरह से अगर देखें, अभी हमने जुपिटर बताया था आपको धनिष्ठा में, मंगल के नक्षत्र में था। यहां पर जुपिटर 9th हाउस, देखो ये देख लीजिए, भाव चेंज नहीं हुआ, भाव उत्तम है। और जुपिटर यहां किसमें है, साइन है स्कॉर्पियो, जो कि मंगल का साइन है। इसका मतलब है ये दोनों आपस में फिर फ्रेंडली है, तो एक बार फिर बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रभाव यहां पर जुपिटर का भी 9वें भाव में, जो कि भाग्य भाव होता है, वो दे पा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हमने ये देखा इस महत्वपूर्ण कि 1905 में इन्होंने ये थ्योरी दी। 1905 में क्या था, 1905 में वीनस की महादशा चल रही थी। इसका मतलब है इनका जन्म हुआ था मरकरी की महादशा में, मरकरी की महादशा में इनका जन्म हुआ। और इनका जो 1905 में इन्होंने जो थ्योरी दी थी, जो अभी आपको बताया मैंने, E = mc², वो 1905 में तब दी जब किसकी महादशा थी, वीनस की, जो कि उच्च का है यहां पर, उसकी महादशा में इन्होंने ये थ्योरी दी। इसके बाद इनका जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ। मैं बता देता हूं, जो वीनस का इनका कालखंड था, वो वीनस का 14 दिसंबर 1895 से लेके 14 दिसंबर 1915 तक था। और ये कालखंड आप देखेंगे तो इनके विकास का सबसे महत्वपूर्ण कालखंड था, जहां पर इनको ऐश्वर्य मिला। 10वां भाव ऐश्वर्य को भी आपको पता है सिग्निफाई करता है, ऐश्वर्य मिला, यश मिला, और वो सब चीजें मिली जो इनको चाहिए थी। अब देखिए ध्यान से, 1905 में क्या था खास बात, 1905 में वीनस की महादशा थी, राहु की अंतर्दशा थी। अब राहु कहां है, 8th हाउस में। भी बताया था सीक्रेटिव, जितने भी रिसर्च बताया था सब आपको, या सीक्रेटिव जो होते हैं, 8th हाउस को समझ पाना किसी के बस की बात नहीं होती है कि ये कहां तक जाएगा, ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति है या नेटिव है वो कहां तक जाएगा कुछ पता नहीं। स्काईज आर लिमिट्स, आप समझ सकते हो, ऐसा बंदा वो होता है। तो क्या देखा कि वीनस में जब राहु की अंतर्दशा थी तब 1905 में इन्होंने ये थ्योरी दी, E = mc², क्योंकि वो 8th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा था। मार्स यहां उच्च में है, बहुत ज्यादा एनर्जाइज हो गया ये। और इस तरह से इस कालखंड में जो इनका वीनस का चल रहा था लगातार 1915 तक, इन्होंने बहुत जबरदस्त सिद्धांत दिए हमारी भौतिकी को। आगे देखते हैं, आगे इनका क्या हुआ कि 1921 में, 1921 में इनको नोबेल प्राइज मिला। अब 1921 देखते हैं, 1921 में क्या हुआ। 1921 में जो महादशा चल रही थी वो सूर्य की महादशा चल रही थी। यस, देखो ध्यान से, सूर्य 1921 में इनको सूर्य की महादशा में क्या मिला, जिसको कहते हो नोबेल प्राइज। अब 10वां हाउस गवर्नमेंट का होता है, यश का होता है, प्राइजेस का होता है। 10वां भाव एक तरह से हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसको आप डायमंड कह सकते हो। इसी महादशा में सूर्य की में 1921 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो देखिए, वीनस की महादशा में, मरकरी की महादशा में जन्म हुआ इनका, सब 10th हाउस से चल रहा है। मरकरी की महादशा में जन्म हुआ, वीनस की महादशा में इन्होंने वो थ्योरी दी और साथ ही पूरा विकास किया, और सन की महादशा में नोबेल प्राइज मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या हुआ कि इनके ये दशाएं जो है वो निरंतर चलती रहीं, और उसके बाद में हम कह सकते हैं कि 18 अप्रैल 1955 को इनकी मृत्यु हो गई। 18 अप्रैल 1955 को क्या थी उस समय स्थिति, 1955 को प्लैनेटरी पोजीशन क्या थी। देखिए,
अब 8th हाउस आपको पता है हमारी मृत्यु से जुड़ा होता है, राहु की महादशा थी उस समय। अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि राहु यहां इनके सबके नक्षत्र ध्यान रखिए, तो राहु यहां पर किस नक्षत्र में है? चंद्रमा के में, और मून ज्येष्ठा, इसका मतलब किसके नक्षत्र में है? मरकुरी के, बुध के नक्षत्र में। तो उस समय राहु की महादशा थी, श्रवण नक्षत्र में है ये, जो कि चंद्रमा का होता है। राहु की महादशा थी, चंद्रमा ये रहा, नीच का है, कहां है? 8th हाउस में। हालांकि इसकी डिग्री बहुत आगे है, 22-21 है, ये 3 डिग्री पर नीच का होता है, यहाँ 22-21 है, काफी आगे निकल गया, इसलिए चंद्रमा ने बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं किया। ऐसे लोग ज्यादातर मानसिक रूप से विक्षिप्त से होते हैं, उनको दुनियादारी से बहुत लेना देना नहीं होता है। तो यहां आप देख सकते हो कि राहु की महादशा श्रवण नक्षत्र में, मून की अंतरदशा जो कि ज्येष्ठा, इसका मतलब मरकुरी के साइन में, और मरकुरी की अंतरदशा, इसका मतलब राहु की महादशा जिस नक्षत्र में है वो ये रहा, उसकी अंतरदशा हुई, और जिसकी प्रत्यंतर हुई वो यहां पे मरकुरी, इसका मतलब जिस नक्षत्र में जो मौजूद था उसमें उनकी मृत्यु हुई 1955 18 अप्रैल को। रिपीट कर देता हूं, राहु की महादशा, श्रवण नक्षत्र है, किसका होता है? चंद्रमा का। चंद्रमा कहां है? ये रहा, नीच का, हालांकि नीचत्व हो चुका है। अब मून किसमें? ज्येष्ठा। ज्येष्ठा किसका होता है? बुध का। तो इसकी महादशा हो गई, इसकी अंतरदशा हो गई। प्रत्यंतर जिसमें मून है ज्येष्ठा, ये रहा मरकरी। तो इसका मतलब इनकी मृत्यु 1955 में हो गई, और दुनिया को ये बहुत कुछ दे गए। अब प्रश्न ये उठता है कि इनके जरा डिग्रीज देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जरूरी नहीं कि आपका ऐसा ही चार्ट हो और ऐसा ही सब कुछ हो जाए। कई लोग क्वेश्चन अपने ही मन में करते होंगे कि क्या इस समय जो पैदा लोग हुए होंगे इनके आसपास क्या सब आइंस्टीन ही बन गए होंगे? ऐसा नहीं है, ध्यान से देखिए। इसमें 2-3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। पहली चीज तो ये जो आप देख रहे हैं प्लानिटरी पोजीशन, वो इनमें जरा डिग्रीज का अंतर देखिए। देखिए सूर्य 120 पे है, तो जुपिटर यहां 518 पर है। इसका मतलब है सूर्य कंबस्ट नहीं कर रहा है, ना तो जुपिटर को, ना तो यहां पर 10:45 पे मरकुरी है, ना तो मरकुरी को कर रहा है कंबस्ट, क्योंकि इससे बहुत आगे हो गया है, 9 डिग्री से भी ज्यादा। उसके बाद सैटर्न 12 डिग्री पर है, सैटर्न को भी कहीं से कंबस्ट नहीं कर रहा है, और सैटर्न कहीं से भी किसी भी और मेलेफिक प्लैनेट के द्वारा प्रभावित नहीं हो रहा है। देख लीजिए, राहु या केतु कोई भी ऐसा प्रभाव यहां पर नहीं दे पा रहे हैं। अगली चीज यह है कि जो वीनस है वो रेवती में, वो भी बहुत दूर है सूर्य से। और इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि ये जो तीनों प्लैनेट्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं, जिसमें यहां पर शुक्र जो है वो उच्च का है 24-28 पे, 24-48 पे, और जो शनि है वो 12 पे है। इनमें भी आपस में जो डिग्री में अंतर है, लेकिन ये मरकरी के साथ बहुत क्लोज है। इन तीनों ने इस पर्टिकुलर चार्ट को बहुत प्रभावी बना दिया, और अल्बर्ट आइंस्टीन को दुनिया में सफल और जिसको कहते हैं ग्लोरी दिलाने के लिए तैयार कर दिया। आप देख सकते हैं यहां सूर्य भी है, जो कि हमारे ग्लोरी देता है, जो हमें पुरुषार्थ भी देता है, जो हमें दुनिया में प्रसिद्ध करता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो शासन, जो सरकारों, जो प्राइजेस इस तरह के, उनका सबका कारक आप देख सकते हो कि सूर्य, बुध, शनि और वीनस। तो फ्रेंड्स, आपने ये समझ लिया होगा मून चार्ट का यहां बहुत ज्यादा कोई प्रभाव हम देख पा रहे हैं कि ये 5th हाउस में सब कुछ हो गया, जो वीनस, सैटर्न, मरकरी, सन है, ये आप देख रहे हो यहां पर। इसका मतलब 5th हाउस अभी बताया था, ये ट्राइन हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हायर एजुकेशन, इंटेलेक्ट बहुत ज्यादा उसको इंटेंसिफाई कर दिया। तो ये 5th हाउस यहां आप देख पा रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट। यहां 3rd हाउस में राहु और मार्स आ गया, इनके पराक्रम को बढ़ा दिया। इसका मतलब ये कभी हार नहीं माने, लगे रहे लगातार। आपको पता है, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे आप बहुत बड़े डॉक्टर बनना चाहते हो, चाहे बहुत बड़े आप कोई टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो आपको साहस की बहुत जरूरत होती है। अगर आप टूट गए तो मुश्किल हो जाएगा। तो राहु और मार्स दोनों यहाँ पर, मार्स उसमें उच्च का मौजूद, उसने इनको पराक्रम दिया, हिम्मत दी। क्योंकि हम देख सकते हैं इनका मून बहुत अच्छा नहीं था। अगर ये मार्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो शायद मुश्किल हो जाती इनको, क्योंकि मून कमजोर होने के कारण ये भटक जाते, इनका मन विचलित हो जाता, और जहां जो इन्होंने सफलता प्राप्त की वो नहीं कर पाते। तो यहां आप 3rd हाउस देख पा रहे हैं मून चार्ट में, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। 5th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। जुपिटर 4th हाउस में, जो हमारा 4th हाउस आप
आप जानते हैं मास, जनता, या फिर जो कंफर्ट्स, या जो आप कहते हैं मेंटल जो एक पीस होती है, वो जुपिटर उसका कारक वो यहां खुद ही यहां विराजमान हो गया। तो इसका मतलब यह है कि मून चार्ट में ये तीनों इनके बहुत जबरदस्त हो गए हाउसेस, और लग्न चार्ट में ये तीनों महत्वपूर्ण हाउसेस इनके एनर्जाइज हो गए, और इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के जाने माने भौतिक शास्त्री, भौतिकविद बन गए, जिन्होंने यूनिक फॉर्मूला दुनिया को दिए। फ्रेंड्स, अभी इसका विवेचन भी बहुत किया जा सकता है। मैं क्या बोलता हूं कि किसी भी चार्ट को 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे तक विवेचित किया जा सकता है, क्योंकि ब्रांचेस में से ब्रांचेस निकालते चले जाइए, और इतना ये बृहत है एस्ट्रोलॉजी कि जितना वर्णन करिए उतना कम है। लेकिन मुझे लगता है कि जो इनके मेन प्लैनेटरी पोजीशन के जो योग हैं, या जो और चीजें हैं जिससे हमें सहायता मिल सकती है इनकी लाइफ को जानने के लिए, वो मैंने आपको बता दिए हैं, और आपके जो रिक्वेस्ट थी उसको मैंने प्रॉपर एड्रेस कर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है, फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है कि हम फिर इनका वर्णन करें, अगर ऐसी कोई वैसे कुछ भी ऐसा बचा नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि किसी भी चार्ट को एक्सप्लेन करना और उसका एनालाइज करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें लंबा हमें टाइम चाहिए होता है, और तभी उसका हम एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस कर सकते हैं। तो आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके और भी रिक्वेस्ट हमारे पास पड़े हैं दुनिया के जाने माने जितने भी लीडर्स हैं या बहुत लोगों के बारे में, वो भी मैं आपको बारी बारी दूंगा। समय की कमी रहती है, आप लोग परेशान मत होइए, जरूर दूंगा मैं जब जैसे जैसे वक्त आएगा। जाते जाते अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके स्थायी सदस्य बन जाइए, क्योंकि इसमें मैं आपको एस्ट्रोलॉजी या विशेष तरह की आप देखते होंगे जो भविष्य में घटित होने वाली घटनाएं उसके बारे में बताने का प्रयास करता हूं। तो इसलिए स्थायी सदस्य बन जाइए। अच्छे लगते हैं हमारे अगर कंटेंट्स तो लाइक करिए और अपने नियर एंड डियर वंस में शेयर भी करिए। इसका मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश में भी वीडियो तैयार करके अपलोड करूं, क्योंकि विदेश से भी कई रिक्वेस्ट आई थी। उन लोग को अगर हिंदी में प्रॉब्लम होती हो तो फिर हम इंग्लिश में भी इसको जल्दी ही कोशिश करेंगे अपलोड करने की। आपने ये वीडियो देखा और अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए आप सभी को हृदय से आभार। एक बार फिर आप सभी को ओम नमः शिवाय, नमस्कार।